हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य खंड चैप्टर 6, ठीक है, जिसके लेखक स्वयं भगत सिंह जी हैं। और भगत सिंह को कौन नहीं जानता बच्चों कि कितने बड़े वे क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए, जिनमें जो है उनकी अहम भूमिका थी। सबसे कम उम्र में, सिर्फ 23 वर्ष की अवस्था में वो जो है अपने भारत देश के लिए अंग्रेजों का सामना करते करते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सबसे पहले जो है आप चैप्टर पर जाएंगे उससे पहले भगत सिंह के बारे में कुछ जान लीजिए। वैसे तो सभी को जानकारी होगी, सभी को पता होगा, फिर भी पूरी बातें आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जो इनसे जुड़ी हुई बातें हैं, जो इनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं। तो आइए भगत सिंह के बारे में कुछ जान लीजिए, इसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। बच्चों, आपका चैप्टर जो है वह है एक लेख और एक पत्र, ये है ना? क्या है देखिए तो। हाँ, तो आपका चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। इसमें ये जो पत्र है ना, भगत सिंह के द्वारा जो है लिखा हुआ पत्र है, यानी उसका कुछ अंश है जिसकी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगी। यानी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस पत्र में, उस लेख में आखिर था क्या, भगत जी ने लिखा क्या था, यानी उनका जो विचार था ना वो हमें और आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए पहले परिचय समझते हैं। इसके लेखक जो है स्वयं भगत सिंह जी हैं, जिनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बढ़िया से समझ के पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आता है, कहता है शहादत। शहादत मतलब समझे जी, वो जो देश के लिए शहीद हो गए थे। तो कहता है कि शहादत जो है 23 मार्च 1931। ये तो सबको पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है कि 1931 को जो है भगत सिंह जी की फांसी हुई थी। शाम कितना बजे? 7:33 पर। और किस चीज में? तो लाहौर षड्यंत्र के केस में फांसी हुई थी। लाहौर षड्यंत्र असेंबली में जो उन्होंने बम फेंक दिया था, और बम फेंका था, उनका मकसद ये नहीं था कि हमको किसी को मारना है, बस उनका मकसद ये था कि हमको बस ये दिखाना है कि हम अंग्रेजों से कम नहीं हैं, है ना। अंग्रेज हम लोगों को काफी दबाए हुए थे, काफी सताए हुए थे। और भगत सिंह तो उस टाइम से एक एक घटना को देखा हुआ था, जिस टाइम से घटना शुरू ही हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे प्रसिद्ध घटना है आपको 1919 की घटना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। वो तो उस टाइम में छोटे से थे, और उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि किस तरह उनके सामने सभी लोगों को, जबकि लोगों ने अंग्रेजों को कुछ किया भी नहीं था, बस उस टाइम में जो 1919 में जो है तुमको रॉलेट एक्ट जो है लागू हुआ था, तो उसका विरोध करने के लिए बस लोगों ने अपने में सभा लगाई थी अमृतसर के पास। हाँ, तो वहां पे अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके बगल में, तो वहां पे क्या हुआ कि अंग्रेज के जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर दिया कि इस पे क्या करो, गोली चलवा दो। यानी आप लोग नहीं विश्वास हो तो केसरी 2 मूवी देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि वैसे जलियांवाला बाग पे भी मूवी बना हुआ है, तो देखिएगा तो अच्छी तरह पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या घटना था। तो वो बचपन से वो आग लेके जो है ना जी रहे थे, बचपन से उनके हृदय में आग थी। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का जो है उनका क्या था, प्रण था। लेकिन खदेड़ तो खुद नहीं पाए, लेकिन जाते जाते ऐसा तहलका, ऐसा विद्रोह का ज्वाला जो है उन्होंने लगा के, ऐसा आग लगा के गए कि लोग भगत सिंह के फांसी के बाद इतना, मतलब एक एक बच्चा विद्रोह करने को उतर गए सड़कों पे अंग्रेज के खिलाफ। और तब से लेके जब तक अंग्रेज भागा नहीं तब तक लोग लगे रहे। तो ये भगत सिंह की ही देन है। ये बात और है कि लोग महात्मा गांधी को ज्यादा श्रेय देते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि महात्मा गांधी चाहते तो शायद भगत सिंह को फांसी होती भी नहीं, है ना। कड़वा है लेकिन सच है कि गांधी जी चाहते तो शायद भगत सिंह जी मरते नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए डिटेल में, गूगल पे जाके या ऐसे बुक में, पुस्तक में, वैसे तो इसमें पढ़िएगा तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे कहता है बच्चों की 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र के केस में जो है इनको फांसी हुई थी। जन्म स्थान कहाँ था? बंगा चक, नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो बंगा चक में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। पैतृक गांव मतलब क्या?
जी। पैतृक गांव उनका जो है खटकड़ कला, नाम भी अजीबोगरीब है, खटकड़ कला पंजाब, जो कहाँ पे है? पंजाब में है। कहता है माता पिता, इनके माता पिता कौन थे? विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। इनका पूरा परिवार ही जो है ना देश के लिए काम करता था, पूरा परिवार। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे पता चलेगा, ठीक है। तो बताइए माता कौन थी? विद्यावती, और पिता कौन थे? किशन सिंह। कहता है कि परिवार, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। स्वाधीनता यानी स्वाधीनता मतलब और पराधीनता मतलब समझते हैं ना अंतर? क्या स्वाधीनता मतलब क्या और पराधीनता मतलब क्या? पराधीन यानी दूसरे के अधीन, स्वाधीन जो स्वयं का मालिक हो, अपने अधीन, अपने मन से जो मर्जी करे, है ना। तो कहते हैं कि अपने लिए सभी लड़ रहे थे ना, अपने देश के लिए लड़ रहे थे ना। तो कहता है संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी, पिता और चाचा अजीत सिंह, बड़ा प्रसिद्ध नाम है अजीत सिंह जी का। अजीत सिंह लाला लाजपत राय, आप लोग नाम सुने ही होंगे। कहता है के सहयोगी, ठीक है। अजीत सिंह जी जो थे लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दे दिया गया था। यानी देश निकाला का मतलब होता है उस टाइम में जो जैसे कि सरकार के खिलाफ या राजाओं के समय में भी ऐसा होता था कि अगर कोई ऐसा वैसा काम कर दे उनके खिलाफ जाके तो उसको देश से निकाल दिया जाता था। यानी देश का दाना पानी बंद, अब उस जगह का कोई आदमी उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकता है, मतलब इतना भयंकर दंड होता था। तो यहाँ अजीत सिंह जी को जो है देश निकाला दिया गया था, ठीक है। कहाँ? मांडले जेल में। कहता है कि बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। कौन? अजीत सिंह जी। कौन थे अजीत सिंह जी? भगत सिंह जी के चाचा, छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। देख लो, एक के बाद एक जेल। कहता है कि और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनके चाचा जी का क्या हो गया? निधन। कब? 1910, याद रहेगा ना जी। कहता है भगत सिंह की शहादत के बाद, यानी भगत सिंह जब फांसी पे झूल गए तो कहता है शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया। देख लीजिए, अंग्रेजवा जो है ना बड़ा दुष्ट था, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है। उस छोटे छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। खुद सिर्फ 23 वर्ष के थे। आपको कौन? भगत सिंह। अब सोचिए कि खुद उसकी उम्र इतनी कम थी तो उसके छोटे छोटे भाई का उम्र क्या होगा? ज्यादा तो होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उसको देवली कैंप जेल में रखा। किसको? कुलवीर सिंह को और कुलतार सिंह को। कहता है जहां वे 1946 तक, यानी 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, तो यहाँ पे कहता है कि 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए, अनेक बार उनके पिता जेल गए। कहता है शिक्षा, अब इनकी शिक्षा क्या, ये याद रहेगा ना कि दोनों भाइयों को कब से कब तक रखा गया? जी 1946 तक। 19 से 10 में जो है उनके चाचा का निधन हुआ। उसके बाद जो है इनके दोनों भाइयों को क्या किया? देवली कैंप में जेल में रखा। और रखा कब तक? 1946 तक, याद रखिएगा। शिक्षा, पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में, बंगा चक गांव जो था वहां पे जो है भगत सिंह की शिक्षा हुई। फिर लाहौर के डीएवी स्कूल वर्ग 9 तक की, यानी सिर्फ वो 9 तक की पढ़ाई किए। आगे भी किए होंगे, देख लीजिए, किए है, ऐसी बात नहीं है। कहता है कि डीएवी स्कूल में 9 तक की पढ़ाई की, ठीक। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट, यानी FA की जो है इन्होंने डिग्री ली, ठीक है। उसके बाद BA, बैचलर ऑफ आर्ट, फुल फॉर्म जानते हैं ना, BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। देख लो, उस टाइम में जितने सारे पढ़ाकू बच्चे थे ना, पढ़ने वाले, पढ़ नहीं पाते थे। रीजन था ना, अंग्रेजों का दबदबा था हम लोगों के ऊपर। अब देश में देख रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने हमारे परिवार के लोगों के साथ, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त मित्र सबके साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या वो उस टाइम में पढ़ने वाला समय था? नहीं पढ़ पा रहा था कोई, देख के खून खोलता था। हम सुन रहे हैं तो खून खोल रहा है कि ऐसा हुआ। और सोचो जो खुद झेला होगा उनपे क्या बीत रही होगी, उसका क्या मनः स्थिति होती होगी। तो यहाँ पे कहता है कि वो पढ़ नहीं पाए। BA के बाद जो है पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में क्या हो गए? शामिल हो गए, यानी देश के लिए काम करने लगे। उसके बाद कहता है कि प्रभाव, बचपन में करतार सिंह सराभा
रहा। और 1914 के गदर पार्टी बड़ा ही जो है प्रसिद्ध नाम है। कहता है 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति, गदर पार्टी का आंदोलन हुआ था ना कब, 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण किसका, भगत सिंह को, किसके प्रति, करतार सिंह सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी असर 16 नवंबर 1915 का 16 नवंबर 1915 सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ कितनी थी, 8 वर्ष थी। जिस टाइम में सराभा का जो है फांसी हुआ था उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ष थी। कहता है वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। जिस तरह जेपी जी घोर मार्क्सवादी थे, लेनिन के भक्त थे, वैसे तो उस टाइम में जितने सारे क्रांतिकारी होते थे सब मार्क्सवादी ही टाइप के हुआ करते थे। भगत सिंह भी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देख लो सराभा के प्रति इनके दिल में ऐसा जगह बन गया था, ऐसे वीर योद्धा, ऐसे वीर क्रांतिकारी थे कि वो उनका फोटो जेब में लेकर घूमते थे। सोचने वाली बात है, कैसी निष्ठा थी उनके प्रति। तो वो जेब में लेकर जो है किसकी फोटो, सराभा, वीर सराभा की फोटो यानी चित्र लेकर जेब में वो घूमते थे। गतिविधियां आप देखिए, गतिविधियां क्या क्या है। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग, सिर्फ 12 वर्ष के बच्चे, और उसने अपने आंखों से वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अपनी आंखों से देखा कि उसके सामने चुन चुन कर अंग्रेज किस तरह जो है बच्चे बूढ़े जवान किसी को नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने सबको जो है एकदम गोलियों से सबको वहीं पे मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, और ये थे कौन तुमको, जनरल डायर ही थे। जनरल डायर उस टाइम के ऑफिसर थे और उन्होंने जो है आदेश दिया कि सब जो है ना हमारे विरुद्ध आवाज उठा रहा है तो सबके आवाजों को दबाना क्या है, जरूरी है। क्योंकि रॉलेट एक्ट उस टाइम में जो है लागू हो गया था, उन्होंने अंग्रेजों ने किया था, ब्रिटिश जो है सरकार ने क्यों किया था, इसीलिए कि लोगों की आवाज हमारे खिलाफ उठे नहीं। और उसी टाइम में गांधी जी ने भी जो है रॉलेट एक्ट के तहत ही गांधी जी ने भी जो है आंदोलन किया था उसी टाइम में। और इतना तक वो तो छोड़ दो ना, आवाज मतलब इसका रॉलेट एक्ट का मतलब ये हो गया कि सभी आदमी को बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह पे ही जिसको मर्जी यानी जो आवाज उठाया उसको पकड़ के जेल में ठूस देता था, या तो फांसी पे लटका दिया या तो गोली मार दिया, पकड़ के, मतलब सबूत रहे चाहे ना रहे। यानी अंग्रेजों के नजर में जो खटक जाता था ना एक बार, उसको वो छोड़ते नहीं थे। इसलिए उस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और उस टाइम में प्रेस मीडिया, उस टाइम में तो उतना मीडिया का चलन था नहीं, ये टेलीविजन दूरदर्शन वगैरह का था, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी सब कुछ पे बैन कर दिया। कुछ नहीं, कोई न्यूज नहीं, पेपर नहीं छाप सकता है, कुछ दिखाया नहीं जा सकता। बताओ, यानी क्या, जैसे आपको इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था जिस टाइम में, सभी नेता को, सभी विद्यार्थी वर्ग को, सबको एकदम एक लाइन से जेल में ठूस दी थी अपना पावर दिखा के, पीएम पद का पावर दिखा के। उसी तरह जो है वो अपना कुर्सी बचाने के लिए, इसी तरह अंग्रेज अपनी धाक को बचाने के लिए, जो लोगों पे उनका कब्जा धीरे धीरे होता जा रहा था, उसको बचाने के लिए इस नियम को पारित किया था। और इस नियम को काला कानून के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो यहाँ पे कहता है कि देखो, ये जलियांवाला बाग 1919 की घटना यानी जब हुई थी उस टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष के थे और उन्होंने मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। यानी जलियांवाला बाग की मिट्टी लिया और कसम खाया कि आज के बाद अगर हम जिएंगे, लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मिट्टी के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए मिट्टी लेकर कसम खाया और उसके बाद गतिविधियों की शुरुआत की। 1922 में चौरा चोरी कांड, बड़ा प्रसिद्ध कांड है, बताने की आवश्यकता है नहीं। चौरा चोरी कांड कब हुई थी? 1922 में। कहता है कि बाद 15 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष में? 15। कब? 1922 में। चौरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में, सिर्फ 15 वर्ष के थे। कहता है कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग, क्योंकि उस टाइम की पार्टियां भी थी ना, शुरू में तो कांग्रेस पार्टी अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है। जिस टाइम में अंग्रेजों का दबदबा था हम लोगों के ऊपर, अच्छा काम किया। लेकिन अभी देख लो, अभी कांग्रेस में जो जब से बंटवारा हो गया ना, एक गरम दल एक नरम दल, नाम सुने होंगे कि नहीं सुने हैं? हिस्ट्री पढ़े होंगे तो नाम पता होगा।
दो भागों में बट गई ये कांग्रेस पार्टी, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल के कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और इधर नरम दल के हो गए अपना गांधी जी। मतलब उन लोगों का कहना था कि खून के बदले खून, मारेगा तो हम भी मारेंगे, लेकिन बापू का कहना था कि अहिंसा के बल पे जो है हमको जो है आजाद होना है। मतलब क्या, वो हमको मारता रहे, हम चुपचाप मार खाते रहे, वेट करते रहे कि अंग्रेजवा का कब मन बदलेगा तो मेरा भारत छोड़ के जाएगा। सच तो ये है कि ठीक है अहिंसा अच्छी बात है, कहते अहिंसा परमो धर्म, अच्छी बात है, हम भारतवासियों का ये मूल मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, मूल मंत्र है। लेकिन बात तो ये है कि जब तक कहता है ना कि लात के भूत कहते हैं बातों से नहीं मानते, सच में लोगों ने नहीं लड़ा होता, आवाज नहीं उठाया होता तो ये अहिंसा के बल पे अंग्रेज नहीं भागते, नहीं भागते। वो लोग ऐसे थे ही नहीं, कुछ अलग किस्म के थे, है ना। तो इतने लोग मरे, यानी ऐसा ऐसा कानून, ऐसा ऐसा क्रांतिकारी विद्रोह हुआ कि अंग्रेज को अंत में, वैसे तो गांधी जी का ही सहयोग है इसमें, अधिक सहयोग जो है इनका है, लेकिन सबका सहयोग है, किसी एक का नाम नहीं ले सकते, है ना। तो यहाँ पे कहता है 1922 में जो है चौरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से क्या हो गया इनका मोहभंग। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर, देख लो 1923 में घर छोड़ दिया, घर छोड़कर कानपुर, ठीक है, कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी, वहां जाके जो है उन्होंने काम में जो है लग गया वो। और कहता 1926 में अपने विभिन्न शहरों 1926 में अपने नेतृत्व में भगत सिंह अपने बलबूते पे जो है पंजाब में नौजवान भारत सभा का जो है गठन किया। किसका? नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। यानी नौजवान भारत सभा की जो शाखाएं थी विभिन्न, यानी प्रचार प्रसार किया गया कि इस नाम से लोग हम में क्या होंगे, जो क्रांतिकारी टाइप के होंगे, जो सच्चे देशभक्त होंगे, मेरे इसमें जुड़ेंगे। तो उन्होंने इस नौजवान भारत सभा का गठन किया और उनकी शाखाओं को विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, किसके साथ मिलकर? चंद्रशेखर आजाद, नाम तो सुने होंगे जी, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। याद है बचपन में जब हम लोग झंडा उत्तोलन करते थे और निकलते थे स्कूल से सड़कों पर, तो महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे नारा लगाते हैं ना। कल का दिन बड़ा पवित्र दिन है, कल इनके नारे जो है लगाए जाएंगे। ये सब वीर योद्धा है, देख लो, मर गए लेकिन मरे नहीं है, जीवित है हमारे बीच ये योद्धा। तो इसलिए कहता है कि आपने जन्म लिया तो कुछ ऐसा कर गुजरिए कि मरने के बाद लोग आपका नाम ले। बड़ा शान से इसका नाम लेते हैं तो सुकून मिलता है हृदय को, इन वीरों का जब नाम लेते हैं तो। कहता है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, नाम याद रहेगा ना बच्चों, क्या नाम है बताइए? संघ का गठन किया। और उसके बाद जो है कहता है और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छोड़ दिया। 18 है कि 8 है? 8 है, 8 ये पूर्ण विराम है, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, भगत सिंह मूवी देखे हैं? 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, और राजगुरु के साथ, परम मित्र इनका भगत सिंह का, राजगुरु, ये वही राजगुरु जो भगत सिंह के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। कहता है राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, ठीक है, और गिरफ्तार हो गए। वहीं से इनका समय एकदम उल्टा हो गया। कहता है कि असेंबली में उन्होंने बम फेंका और गिरफ्तार हुए। पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। अब इनकी कृतियां देख लीजिए, ये याद रहेगा ना। पहली गिरफ्तारी कब? अक्टूबर 1926, कब? दशहरा मेले में हुए, किस कारण? बम विस्फोट के कारण। और मई 1927 में हुई, यानी इधर 1926 में दशहरा मेला में बम विस्फोट हुआ और उसके बाद 1927 में इनकी गिरफ्तारी हो गई। कृतियां आप देखिए, इनकी प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924, यानी
इसकी कृतियां हैं पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, कृति है इनकी, जो हिंदी में कब रचा गया 1924। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख, ठीक है, हिंदी लेख। कहता है युवक मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह भी कृति है इनकी, सब भगत सिंह का रचा गया कृति है। मैं नास्तिक क्यों हूं, नास्तिक का मतलब समझते हैं ना, जिन्हें ईश्वर पे कोई किसी ऐसी शक्ति पे भरोसा ना हो, उसको नास्तिक बोला जाता है, लेकिन नास्तिक थे नहीं। ये रचना है, कहता है मैं नास्तिक क्यों हूं, कब 1930 से 1931, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति। आप जो आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं यही है मूल मुद्दा इस चैप्टर का, विद्यार्थी और, दिया है एक लेख और एक पत्र, लेकिन मूल मुद्दा यही है कि राजनीति और विद्यार्थी में क्या कनेक्शन है, किस तरह जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। कहता है सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, ये सारा कृति है, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुई। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, कौन सी पुस्तक, बंदी जीवन, और डॉन बिन की आत्मकथा, डॉन बिन की आत्मकथा, किसका, सचिंद्र चंद्रनाथ। कथा का अनुवाद उन्होंने जेल डायरी भी लिखी, जेल डायरी भी लिखी, किसने, भगत सिंह ने, और निम्नांकित 4 पुस्तकें, कितनी पुस्तकें, 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है, सो अप्राप्य है, मतलब वो हम लोगों को प्राप्त नहीं है, जिसमें 4 पुस्तक में जो है आपको है, कहता है 4 पुस्तक जो है इनकी भगत सिंह के द्वारा लिखी गई बताई जाती है जो अप्राप्य है। जो पहला है आपको समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, और मौत के दरवाजे पर। पता नहीं ऐसा होता था ना कि हमारे भारत देश में जो है ना, जो अच्छी अच्छी पुस्तकें होती थी ना, जैसे कि उन सरकारों के खिलाफ सबको वो लोग दबा देता था, या तो जला दिया या बर्बाद कर दिया। बहुत ऐसा चीज है जो हमारे देश से चुरा लिया गया। बौद्धि धर्मन हम बताए थे तुम लोग को, मूवी एक बार देख लेना तुम लोग, बौद्धि धर्मन, उसमें देखोगे कि बौद्धि धर्मन कितने बड़े जो है वो तुमको जो आयुर्वेदाचार्य थे, कितने बड़े विद्वान थे, पत्तों को देखकर समझ जाते थे कि इस पत्ते से क्या इलाज हो सकता है, पत्तों को देख के समझ जाते थे कि ये पत्ता किस रोग में काम आएगा। सोचो कितने बड़े, और उसको जो है हर चीज का ज्ञान था, हर चीज का। भारत के थे और चाइना जाके अपना ज्ञान बांट दिए, और चाइना वाले उसको फिर वापस भारत आने नहीं दिए, वहीं पे मार के उसी मिट्टी में दफना दिए, इसलिए वहीं पे मार दिया उसको, छल से भोजन में जो है जहर डाल के मार देता है। तो हमारा भारत देश सब देश से आगे था और है। भले ही ये बात और है कि अंग्रेजों ने आके, कभी मुगलों ने, कभी पुर्तगालियों ने आके लूटा, फिर भी हम लोग देख लो कहाँ है। तो यहाँ पे कहता है कि मौत के दरवाजे पर, यानी ये सारी जो इनकी 4 रचनाएं हैं ये अप्राप्य है। आगे कहता है कि अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। कैसी स्मृति, पवित्र स्मृति, पवित्र यादें जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। भारत राष्ट्र के लोक मानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। सही बात है, आप लोग युवा हैं और अभी आगे और भी बच्चे होंगे। क्या भगत सिंह के नाम को सुन के आपके शरीर में, खून में गर्मी उबाल नहीं आता है? क्या अंग्रेजों के खिलाफ मन में गुस्सा नहीं जाता है? क्या मन में नहीं होता कि अभी आ जाए अंग्रेज सामने तो चीर फाड़ के रख देंगे उसको, है ना? गांधी जी पे जब भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करोगे, जिसको जाना था वो तो जाएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। भले ही इस पे लगे, इस पे लगे, जिसको जाना था उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकना होता, नहीं जाना होता, नहीं मरना होता तो किसी न किसी कारण से बच ही जाते। तो यहाँ पे कहता है कि पवित्र स्मृति, पवित्र यादें, कहता है भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि किसकी, भगत सिंह की अमिट होकर बस गई है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा कौन, भगत सिंह और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि हैं।
ठीक है। कहता है कि उनके कार्यों और उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मयी चेतना, जो ऐसी ज्योति जो कभी बुझ नहीं सकती, कभी बुझ नहीं सकती। खास करके हमारा गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, ये दिन आ जाए तो हम लोगों की वो पुरानी जो यादें हैं वो ताजा हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? और कहता है कि ये ज्योतिर्मयी चेतना का निर्माण किया ताकि लोग इस दिन को भूले नहीं, उन घटनाओं को भूले नहीं। कहता है राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के वे प्रेरणा पुंज थे, प्रकाश पुंज थे। जिस तरह सूर्य की किरणें सप्त किरणें प्रकाश पुंज के साथ एकदम पृथ्वी पर गिरती है, इसी तरह ये प्रकाश पुंज थे, प्रेरणा पुंज थे, के प्रतीक थे। कहता है यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में, कितने वर्षों में? 23 वर्षों में, सिर्फ 23 वर्षों में। 23 वर्ष में लोगों को समझ ही कितनी होती है। 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया था। स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ, कभी भुलाने योग्य जो ना हो, कहता अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। क्योंकि वो तो बचपन से ही देखते आ रहे थे कि मेरे घर का माहौल क्या है, मेरे घर में जो मेरे माता पिता पूर्वज हैं काम क्या करते हैं। सब तो सच्चे देशभक्त थे, तो जैसा परिवार होगा तो वहां के बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो उन्होंने तो बचपन में ही जो है यह अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार, ठीक है, और कर्म की सुदृढ़, अजय और अमोघ शक्ति थी। बचपन से लेकर उठान की युवा अवस्था की शहादत तक का उनका इतिहास यही साबित करता है कि देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजय संघर्ष तथा सामाजिक समानता, न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ पड़ गई। ऐसा कुछ प्राप्त हुआ जो मृत्यु भी तुच्छ पड़ गई, तुच्छ। इतना कुछ उन्होंने इतने कम उम्र में पा लिया, ऐसा कुछ पा लिया। कहता है नश्वर जीवन के इस महिमामय मूल्य बोध के चलते ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदा अपने गले में लगा लिया। वो समझते थे कि जीवन का क्या है, नश्वर है, नाशवान है। जीवन में कभी जिसका जन्म हुआ उनका मरना क्या है, तय है। तो जब मरना ही है तो ऐसे मरे ना कि इतिहास के पन्नों में मेरा नाम लिखा जाए, उसमें भी इज्जत से, सम्मान से, मान और मर्यादा से। औरंगजेब की तरह नहीं कि इतिहास में उनका नाम तो है बट उसका नाम आते ही मुंह में गाली के अलावा कुछ नहीं आता। तो देख लो अंतर है। कहता है कि झूल गए सचमुच वे उस पथ पर बढ़े जिसके आगे राह नहीं थी। भगत सिंह का विकास आरंभ से ही उद्देश्य के प्रति समर्पित एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ। लाहौर में छात्र जीवन में ही उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्ष्यनिष्ठ जागरूक युवकों से हो गया। दोस्त भी उनके वैसे ही थे जैसे खुद थे, दोस्ती यारी भी उनकी वैसी ही थी, दोस्त भी वैसे ही थे। कहता है इनमें अनेक आगे चलकर उनके साथी क्रांतिकारी बने। उसके बाद एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया की हलचलों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रही। एक मित्र जो समझो पत्रकार, और कहता है कि अपनी रुचि की पुस्तकें जिनमें साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी उन्होंने खूब पढ़ी और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार करते रहे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और प्रबुद्धता ही वह कारण थी कि घर छोड़ने के बाद वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले आए और वहां उनके पत्र प्रताप को अपनी सेवाएं दी। ठीक है, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे। किसने? भगत सिंह ने। और उनमें से अनेक पत्र पत्रिकाओं को जो है में प्रकाशित करवाए, यानी अनेक पत्र पत्रिकाओं में जो है उनको प्रकाशित करवाए। और एक चिंतक, विचारक के रूप में समाजवाद और मार्क्स एंगेल्स, हम बोले ना ऐसा हो नहीं सकता कि भगत सिंह मार्क्सवादी सिद्धांत को माने नहीं। कहता है मार्क्स एंगेल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित और अनुप्राणित होते रहे। लेनिन का लेकिन गजब का जो है छाप था सब पे, जो बोलो लेनिन
रूसी क्रांतिकारी, एक ऐसे क्रांतिकारी 1919 में इधर हमारे भारत में जलियांवाला कांड हुआ, और 1919 में रूसी बोल्शेविक क्रांति जिसको कहते हो, जो रूसी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। लेनिन ही इनका जो है मुख्य पुरोधा थे। इधर थे आपको, जैसे हम लोगों के आजादी के लिए गांधी जी को पुरोधा माना जाता था, वहां लेनिन थे, जो गरीबों के लिए, जो मजदूर वर्ग के लिए, छात्रों के लिए ऐसा विशाल रूप उन्होंने कायम किया, ऐसा मतलब ऐसा तख्ता पलट कर दिया सरकार का। और उस दिन से सभी लोग लेनिन के जो है कदम नक्शे पे सब चलने लगे, उनके विचार को सभी मानने लगे। जितने सारे क्रांतिकारी है ना, सब लेनिन की विचारधारा को मानते हैं, क्योंकि वो थे ही इतने जबरदस्त राष्ट्रवादी। कहता है कि समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारकों से प्रभावित थी। किन विचारक? मार्क्स एंगेल्स। कहता है कि प्रभावित थी सामाजिक राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर वे अपने समकालीनों से, यानी अपने समकालीन मतलब उनके बराबरी का जो था, कहता है समकालीनों से प्रायः आगे दिखाई पड़ते हैं। बहुधा आज सयानी और अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। अब आप ही लोग जवाब दीजिए, छात्र को राजनीति में रुचि लेना चाहिए कि नहीं? आप अपने हिसाब से बोलिए, हाँ या ना? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आप आगे यही पढ़ेंगे चैप्टर में कि उस टाइम के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे ना, विद्वान सब, बोलते थे छात्र को राजनीति में इंटरेस्ट क्यों, उसको उसमें उतना क्या लेना देना है, पढ़ाई से मतलब रखे। रीजन है ना, समझते थे कि राजनीति पर अगर ध्यान देगा तो एक एक घटना उसके नजरों में, उसके माइंड में, तो वो क्या करेगा, विद्रोह तो करेगा। उस टाइम में नवयुवकों का खून तो एकदम होता ही है। तो कहने का मतलब क्या कि ना वो इंटरेस्ट लेगा, ना पढ़ेगा, ना जानकारी होगी, ना विद्रोह करेगा, मतलब दबा के रखना चाहते थे। इसलिए बोलते थे कि छात्रों को राजनीति में इंटरेस्ट लेने की क्या आवश्यकता है, यानी उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, उसमें उनको क्या जरूरी है उसमें घुसना, मतलब क्या ऐसा सोच हुआ करता था उस टाइम के लोगों का, घटिया सोच के आदमी सब। कहता है कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है। और देश में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, मतलब देश चल जाए गर्त में, उस पर ध्यान नहीं देना है। कहता है कि राजनीति में उलझना नहीं, गोया राजनीति का पढ़ाई से कोई अस्थायी वैर विरोध हो। यानी उनके कहने का मतलब क्या था, वो चाहते थे क्या कि राजनीति में हिस्सा लेगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़े है, अभी के टाइम में क्या बच्चे पढ़ाई के साथ साथ राजनीति की जानकारी नहीं रखते हैं? क्या रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप लोगों को हर एक गतिविधि पता है कि नहीं, कि देश में कब कौन सी घटनाएं घटी, कब क्या हुआ, किस नेता में क्या हुआ, कौन क्या किया, तो सब कुछ जरूरी है। कहता है राजनीति का पढ़ाई से कोई अस्थायी वैर विरोध हो। छात्र और युवा भगत सिंह के विचार इस संबंध में क्या है, यानी छात्र और युवा भगत सिंह के विचार इस संबंध में क्या है, मतलब छात्र और राजनीति के संबंध में उनका क्या राय है। कहता है कि वे इस बारे में क्या सोचते थे, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे से निबंध में मिलती है जो आप आगे पढ़ेंगे। यानी राजनीति और विद्यार्थी में क्या संबंध है, क्या सोचते थे इसको लेकर, यानी ये पढ़ेंगे आप इस आगे चैप्टर में। कहता है यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था जिससे गाफिल और असंपृक्त नहीं रहा जा सकता था, यानी उससे अलग नहीं रहा जा सकता था, छुप के नहीं रहा जा सकता था, वहां तो बढ़ चढ़ के भाग लेना जरूरी था। तो कहता है जिससे गाफिल और असंपृक्त, जो किसी से मिला हुआ ना हो, कहता है कि नहीं रहा जा सकता था। कहता है इसलिए तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वांछित तथा अपरिहार्य थी, किंतु आज क्या आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं, मतलब देश आजाद हो गया तो क्या पूर्ण रूप से हम लोग आजाद हैं आजाद। अगर आजाद रहते तो इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी बोरा बोरा घूस देना पड़ता है जॉब के लिए, इतना देश में भ्रष्टाचारी है, इतनी बेईमानी है, इतनी शैतानी है, इतना पाप हो रहा है, इतना मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो यानी आजाद तो नाम के जो हम लोग आजाद हो गए, लेकिन अभी भी सच तो ये है कि हम लोग अभी भी आजाद नहीं है, अभी भी दबे हैं जमींदारों के हाथों, बड़े बड़े नेताओं के हाथों हम लोग दबे हैं, अभी भी दबे कुचले जा रहे हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि मोदी जी के राज में अच्छा हो रहा है सब कुछ,
भगवान करे मोदी जी जो है 200 साल जिए, क्या कि और भी विकास हो। कहता है कि आज क्या आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अविश्वास, देख लो, कहता है समाज में गैर बराबरी, ये भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए हैं कि नहीं, है कि नहीं। कहता है कि सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भगत सिंह, एक पेज और है, का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। दूसरे और अपेक्षाकृत अंतरंग पाठ के रूप में यहाँ अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव, उनके घनिष्ठ मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत है। यानी भगत सिंह जी ने किसके नाम, सुखदेव के नाम पत्र लिखे थे। जो उन पत्र में क्या था, क्या बातचीत हुई थी, क्या रीजन था पत्र लिखने का, वो आप जानेंगे। चलिए, तो कहता है कि किसके नाम, सुखदेव के नाम, किसने, भगत सिंह जी ने। कहता है कि सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत है। क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं। जो क्रांतिकारी है क्या वो मनुष्य नहीं, वही तो सच्चा मनुष्य है। कहता है क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं। लोग अक्सर कह देते हैं क्रांतिकारी है, इसके हृदय में तो कोई दया भावना है ही नहीं। अब हमारे आर्मी फौजी हैं, अब सामने में दुश्मन है, हमको मारने को उतारू है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हमें भी अपना बचाव के लिए मारना पड़ेगा ना। तो अब कहेगा क्रांतिकारी लोग के हृदय तो उसके पास है ही नहीं, ऐसा थोड़े होता है। वह भी क्रांतिकारी बाद में, पहले तो एक मनुष्य होता है, उनके हृदय में भी कोई भावना नाम की चीज होती है, कोई इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि सुखदेव के नाम भगत सिंह का जो ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत हुए हैं, क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं, उनके भी मन जो है होते हैं। कहता है जिनमें कई तरह की उधेड़ बुन चलती रहती है। उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। क्रांतिकारियों के जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण आते हैं। इन सबको देखते हुए, समझते हुए उन्हें अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बनाए बचाए रखना होता है। सही बात है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ लगातार अंतरंग संवाद कायम रखकर ही वे सच्चे अर्थों में उनसे अपनी मैत्री निभा सकते थे तथा जरूरी क्षणों में उनकी सहेज संभाल रख सकते थे। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव के बीच के अंतरंग संवाद की एक शिक्षाप्रद झलक मिलती है जो आप आगे पढ़ेंगे। अच्छी लगी परिचय जी? मन में उबाल आया? कुछ पढ़ाई चैप्टर पढ़ोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी जो है परिचय बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में आया तो मेरे लिए नहीं तो कम से कम भगत सिंह के नाम से ही सही कमेंट में वंदे मातरम लिख भेजिए। और बहुत ही जल्द मैं इसी से रिलेटेड यानी भगत सिंह के द्वारा जो ये पत्र प्रस्तुत है, बहुत जल्द मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और अंत में कहूंगी चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।